हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अज्ञानी सोशियोलॉजिस्ट में। आप लोग को पीजीएटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पिछले वीडियो में मिल गया है। तो अब हम इस वीडियो से कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इजी से और फिर हम आगे आगे धीरे मॉडरेट और थोड़े हार्ड लेवल पर जाएंगे। तो हम इस फर्स्ट वाले वीडियो में जो है वो कुछ इजी एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो इसमें इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और पायनियर थिंकर्स से ही मेनली रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है, काफ़ी बार आप लोगों को देख, बहुत इजी है, मुझे पता है आप सब लोग को पता ही होगा, पर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर तो है अगस्त कॉम्टी होगा। फिर आगे देखते हैं। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई, सोशियोलॉजी जो टर्म था वो क्वाइन किसने किया है? स्पेंसर, कॉम, डर्कहाइम और मार्क्स। तो इसका आंसर भी सबको पता होगा, अगस्त कॉम्टी है। अगस्त कॉम्ट ने जब ये टर्म सोशियोलॉजी दिया था उसके पहले इन्होंने टर्म सोशल फिजिक्स दिया था और इसे बाद में इन्होंने सोशियोलॉजी से रिप्लेस किया था। तो अगर सोशल फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो भी कॉम्ट ही होगा आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है अगस्त कॉम्ट इज एसोसिएटेड विद विच फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो अगस्त कॉम्ट जो है उनका अप्रोच यहाँ पे पूछ रहा है, आइडियलिज्म है, पॉजिटिविज्म है, फंक्शनलिज्म है और फिनोमेनोलॉजी है। तो ये भी क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा, पॉजिटिविज्म ही है। पॉजिटिविज्म होता क्या है? पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी फील्ड की स्टडी करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए अगर आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं तो उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। और ये अगस्त कॉम्ट की मेन थियरी ही है पॉजिटिविज्म। ठीक है। पॉजिटिविज्म, इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया था, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म। ठीक है। फिर क्या है? पॉजिटिविज्म एम्फसाइजेस रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस, साइंटिफिक मेथड और मोरल वैल्यूज। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? फिलोसफी ओनली। तो इसका आंसर पॉजिटिविज्म एम्फसाइज क्या करता है? रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैंने बोला कि साइंस से रिलेटेड होता है पॉजिटिविज्म। तो आंसर क्या होना चाहिए? साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। तो पॉजिटिविज्म एम्फसाइजेस साइंटिफिक मेथड। फिर है हर्बर्ट स्पेंसर इज नोन फॉर अप्लाइंग विच कॉन्सेप्ट टू सोसाइटी। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो डार्विन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इन्होंने अपनी एक थियरी दी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी। ठीक है। तो इनकी मेन थियरी ही ऑर्गेनिक एनालॉजी है जिसमें उन्होंने हमारे जो सोसाइटी है उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है। जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एज अ होल काम करते हैं, तो वैसे ही इन्होंने सोसाइटी पर भी उसी सेम चीज़ को अप्लाई करा है। फिर है स्पेंसर्स थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मैंने भी बोला कि डार्विन से इन्फ्लुएंस हुए थे तो इनकी थियरी को हम बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म। ठीक है। फिर है सेवेंथ क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज एसोसिएटेड विद। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो एसोसिएटेड किससे है? दरखाइम, वेबर, स्पेंसर, मार्क्स। तो आंसर इसका है स्पेंसर ही। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी किससे रिलेटेड है? उसी से है, डार्विनिज्म की थियरी से ही रिलेटेड है। ठीक है। फिर एट्थ क्वेश्चन है एमाइल दरखाइम डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, सोशल फैक्ट्स, इकोनॉमिक रिलेशंस और कल्चर। तो दरखाइम की मेन थ्योरी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें क्या क्या आता है? सोशल फैक्ट से ही शुरू होता है एक्चुअली। सोशल फैक्ट्स जो उन्होंने अपना वो दिया है वो किस में दिया है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन किया। सोशल फैक्ट्स जो है इसको क्या बोलते हैं वो, कि ये एक्सटर्नल होता है, कोर्सिव होता है, ये सब इनके जो पॉइंट्स हैं वो यूनिवर्सल होता है। तो ये उनके कुछ सोशल फैक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में हम इनको और डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम बस ऊपर ऊपर का एक मतलब ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। तो जो इनका ये सोशल फैक्ट जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में दिया हुआ था। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल फैक्ट्स आर पर्सनल बिलीव्स, एक्सटर्नल एंड कोर्सिव, रिलीजियस आइडियाज, इकोनॉमिक कंडीशन। तो अभी मैंने बोला सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और कोर्सिव होते हैं। कोर्सिव का मतलब होता है कि वो आपको फोर्स करते हैं, आप पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। फिर है दरखाइम्स बुक ऑन सुसाइड इज टाइटल्ड। तो इनकी ये इंपॉर्टेंट थियरी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुसाइड, जिसमें उन्होंने बहुत 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इसमें ऑप्शन क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, कैपिटल और इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये आप लोग को देख के पता चल ही रहा होगा।
कि कैपिटल और इकोनॉमी सोसाइटी का कोई कनेक्शन नहीं है दरखाइम से, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इनकी थ्योरी है, इनकी एक पीएचडी थीसिस ही एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर है, पर इन सुसाइड पे जो इनकी बुक है उसका नाम ही सुसाइड ही है, और ये इसका ईयर क्या है, 1897 है, ठीक है। फिर है मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज फाउंड इन। मैकेनिकल सॉलिडारिटी ये किसका कंसेप्ट है, पहला तो देखते हैं, ये दरखाइम का ही कंसेप्ट है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। इन्होंने दो टाइप्स की सॉलिडारिटी को एक्सप्लेन किया था, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी किससे रिलेटेड है, ये हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी से। सॉलिडारिटी का मतलब मेनली क्या है यहाँ पे, कि यूनिटी है, कैसी कलेक्टिव कंसाइंस कैसा है सोसाइटी में। तो वो कहते हैं कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, या कहें कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। देखो जैसे पहले क्या था कि सोसाइटी में लोग साथ, वो एक्सप्लेन करा दरखाइम इसमें कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती थी उसमें लोगों के बीच में यूनिटी और इंटीग्रिटी क्यों होती थी, क्योंकि उनके अंदर जो है वो लाइकनेस होता था, मतलब जो सॉलिडारिटी का रीज़न वो एक्सप्लेन करते हैं वो लाइकनेस था। और फिर जो अभी जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात हम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, रिलीजन और ट्रेडिशन। तो जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है वो कब बताया मैंने, अभी जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में है, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होगी, डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि सिमिलैरिटी मैंने बोला ये कब का है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है, ठीक है, जो ये सिमिलैरिटी है। फिर जो रिलीजन है वो इनसे मतलब दरखाइम की थियरी से रिलेटेड रिलीजन है, पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का इससे कनेक्शन नहीं है। बाकी ट्रेडिशन जो है, वो ट्रेडिशन जो है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मतलब में वो है, रिलेटेड है, तो ये हम बोलेंगे कि जो अभी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें लोग एक साथ रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि आप एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये ही कॉज करता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, ठीक है। पर ये इसमें जो आपकी कलेक्टिव कंसाइंस की फीलिंग होती है ना, वो थोड़ी मतलब कह सकते हैं वीक होती है, टाइज जो होते हैं आपके। पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वो स्ट्रॉन्गर होते हैं कलेक्टिव कंसाइंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन रिफर्स टू। ये मैक्स वेबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल एक्शन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि इनका सोशल एक्शन जो कंसेप्ट है वो क्या रिफर करता है, बायोलॉजिकल बिहेवियर, मीनिंगफुल ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक प्रोडक्शन और पॉलिटिकल पावर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मीनिंगफुल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। वो कहते हैं कि एक आपका जो सोशल एक्शन है उससे आपसे एक मीनिंग अटैच्ड होना चाहिए, तो इनका भी कॉन्सेप्ट हम ह्यूमन ह्यूमन मतलब हम सोशल एक्शन का बाद में देख लेंगे, फिलहाल अभी जस्ट ऐसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल एक्शन। वेबर ने 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो इनके क्या होते हैं, 4। एक होता है इंस्ट्रूमेंटली रेशनल एक्शन, एक वैल्यू रेशनल एक्शन, एक इफेक्टिव और ट्रेडिशनल। तो अब इसमें देखो क्या नहीं है इनमें से सोशल एक्शन, ट्रेडिशनल है, इफेक्टिव है, रेशनल है। स्ट्रक्चरल नाम का कोई भी एक सोशल एक्शन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये हो जाएगा। फिर है वेबर्स टाइप कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप इज। वेबर का ये भी कंसेप्ट है आइडियल टाइप, जिसको उन्होंने उसमें अपने यूज़ किया। तो हम इनका मतलब इनका मेन क्या बेसिक था कि ये एक फ्रेमवर्क है या फिर एक ऐसा मेथडोलॉजिकल टूल है जिसका हम यूज़ करके किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इनका जो आइडियल टाइप है वो क्या है, बोलता है कि रियलिटी है, हाइपोथेसिस है, एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट है या लॉ है। तो मैंने बोला कि इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो हम इसमें क्या ऑप्शन होगा, एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट होगा। फिर द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज रिटन बाय, ये बुक किसकी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक। देखो ये बुक जो है वो है वेबर की। ये इन्होंने लिखी थी 1904 और 1905 के आसपास ही। तो इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, ये प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे इनका ये कॉन्सेप्ट इसमें जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो ये है कि कैसे आपका रिलीजन जो है वो इकोनॉमी को शेप कर रहा है। ये उनका एज अ क्रिटिसिज्म टू मार्क्स था, क्योंकि मार्क्स क्या बोलते थे कि जो इकोनॉमी है वो बेस है, ठीक है। पर इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपका जो रिलीजन है वो कैसे आपकी इकोनॉमी को शेप कर रहा है। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है बहुत। इस और देखिए जो हम अभी पढ़े हैं ना कि
आइडियल टाइप। तो ये इन्होंने अपने जो भी कंसेप्ट्स हैं वेबर के, उन सबको समझने के लिए भी इन्होंने अपने आइडियल टाइप्स को ही यूज़ किया है। जैसे उन्होंने समझना है कि हाँ प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने कुछ कुछ आइडियल टाइप्स बनाए हैं। फिर इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म के क्या क्या आइडियल टाइप्स हैं। फिर इन दोनों को इन्होंने कंपेयर किया कि अच्छा इन दोनों के आइडियल टाइप्स मैच कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके मतलब हम आइडियल टाइप्स को एनालिटिकल टूल की तरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कार्ल मार्क्स फोकस्ड ऑन रिलीजन, सोशल फैक्ट्स, क्लास स्ट्रगल और सोशल एक्शन। तो रिलीजन जो है वो है इनसे रिलेटेड, पर ऐसा कुछ इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया है। सोशल फैक्ट पहले हटा देते हैं, सोशल फैक्ट दरखाइम का है, सोशल एक्शन भी इनका नहीं है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास स्ट्रगल। तो इसका आंसर होगा क्लास स्ट्रगल, क्योंकि इनकी मेन थियरी ही उस पर बेस्ड है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की। फिर है हिस्टोरिकल मेटरलिज्म इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें है क्या, वेबर, मार्क्स, दरखाइम, स्पेंसर। मैंने आपको बताया कि वेबर इससे रिलेटेड नहीं है, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म से, ठीक है। दरखाइम भी इनसे रिलेटेड नहीं है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। फिर जो है स्पेंसर भी ये नहीं है, स्पेंसर की मेन थियरीज इनमें नहीं आती हैं, फिर तो इसका आंसर क्या होगा, मार्क्स ही होगा। पर ये हिस्टोरिकल मेटरलिज्म होता क्या है, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म का सीधा मतलब अगर हम समझे कि जो है कैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू मटेरियलिस्टिक कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ का जड़ कैसे मटेरियल बन रहा है, मतलब चेंज का, ठीक है। तो इसको ही हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में समझते हैं, और मार्क्स का आपको पता ही है कि वो इकोनॉमी को ही सब चीज़ का बेस समझते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू मार्क्स सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू। तो इसमें रिच एंड पुअर है, बोर्जोजी एंड प्रोलेटेरिएट, अपर एंड लोअर क्लास, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स ओनली। तो ये तो देख के पता चल रहा होगा बोर्जोजी एंड प्रोलेटेरिएट है मार्क्स का। इन्होंने सोसाइटी को वो एक पोलर तरीके से देखा है, इन्होंने पोलराइजेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है ना, तो इन्होंने दो टाइप के सोसाइटी को दो टाइप में डिवाइड किया है, बुर्जुआजी है और प्रोलेटेरिएट है। ये क्या है, ये कैपिटलिस्ट क्लास है या ओनरशिप क्लास है, और ये जो है वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरिएट, ठीक है। फिर है एलिनेशन रिफर्स टू हैप्पीनेस, डिसकनेक्शन फ्रॉम वर्क, सोशल मोबिलिटी और कॉपरेशन। तो ये देखो पहले एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, हैप्पीनेस नहीं, डिसकनेक्शन फ्रॉम वर्क, और सोशल मोबिलिटी। देखो सोशल मोबिलिटी एलिनेशन कोई कनेक्शन नहीं, कॉपरेशन अपोजिट ही है, ठीक है। तो डिस्कनेक्शन फ्रॉम वर्क होगा, और एलिनेशन कॉन्सेप्ट किसका है, मार्क्स का ही कंसेप्ट है। एलिनेशन में उन्होंने बताया है कि कैसे जब सोसाइटी में जो वर्किंग क्लास होता है वो कैसे एलिनेशन को फेस करता है, कि कैपिटलिस्ट उनको ऑप्रेस करते हैं, उनके राइट्स, उनका वो मतलब एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका। और एलिनेशन को इन्होंने चार टाइप्स से डिवाइड किया है, चार टाइप्स में, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ और फेलो वर्कर्स। तो ये एलिनेशन कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिर है विल्फ्रेडो पेरेटो इज नोन फॉर सोशल फैक्ट, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, क्लास स्ट्रगल, रेशनैलिटी। देखो सोशल फैक्ट किसका है, दरखाइम का। क्लास स्ट्रगल किसका है, मार्क्स का। रेशनैलिटी किसका है, वेबर का। तो बच्चा क्या, सर्कुलेशन ऑफ एलीट। सर्कुलेशन ऑफ एलीट विल्फ्रेडो पेरेटो का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सोशल चेंज को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलकट पार्सन्स डेवलप्ड कॉन्फ्लिक्ट थियरी, एजल मॉडल, सोशल डार्विनिज्म, फेनोमेनोलॉजी। तो ये देखो इसमें हमको बताना है किसका है, टेलकट पार्सन्स का, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थियरी इनसे रिलेटेड नहीं है, सोशल डार्विनिज्म स्पेंसर का है, फेनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड शुट्ज का है। तो ये एजल मॉडल इनका है, ठीक है। एजल मॉडल होता क्या है, इसमें इन्होंने यही जब इसका एक फुल फॉर्म उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ठीक है। तो ये इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एजल मॉडल। फिर देखो एजल, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया है। एजल स्टैंड्स फॉर, उसमें मैंने बोला अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तो ये इसका आंसर हो गया। ये एक्शन, ग्रोथ, इंटीग्रेशन, देखो क्या क्या दिया हुआ है, पर तुमको सिर्फ ये देखना है, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। ये सब नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम समझा देंगे अच्छे से। फिर क्या है, रॉबर्ट के मटन इज नोन फॉर मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, सोशल एक्शन, क्लास स्ट्रगल, पॉजिटिविज्म। अब तुम देखो पॉजिटिविज्म किसका है, अगस्त कॉम्ट का। क्लास स्ट्रगल किसका है, मार्क्स का। सोशल एक्शन किसका है, वेबर का, ठीक है। पैरेटो का भी है सोशल एक्शन, उसमें वो एक्सप्लेन किया है उन्होंने कुछ कुछ। पर मैनिफेस्टो और लेटेंट फंक्शन किसका है, मर्टन का है, ठीक है। अब मैनिफेस्टो लेटेंट फंक्शंस होता क्या है, देखो मर्टन ने
वो अपने जो फंक्शनल एनालिसिस के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, उसमें इन्होंने 3 चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। क्या-क्या है उसमें? फंक्शनल यूनिटी है, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी है और फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म है। फिर उसी में उन्होंने बाद में कुछ-कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि हर चीज़ का हमेशा फंक्शन नहीं होता है, जो उन्होंने बोला। तो उसमें वो फंक्शंस और डिसफंक्शंस भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उन्हीं फंक्शंस में ही उन्होंने बोला है कि फंक्शंस भी 2 तरीके के होते हैं, मैनिफेस्ट और लेटेंट, ठीक है? तो मैनिफेस्ट क्या होते हैं? जो इंटेंडेड होते हैं, जो आप सोच के कोई काम करते हो, वो मैनिफेस्ट होते हैं। और लेटेंट क्या होते हैं? जो छुपे हुए होते हैं, अनइंटेंडेड होते हैं, या फिर क्या है, हिडन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें, कास्ट सिस्टम है, ठीक है? कास्ट सिस्टम का काम क्या है? तो हम वो लोग कुछ बोलते हैं ना, किसी चीज़ का पॉजिटिव फंक्शन है कि अच्छा, ये सब लोग हम मिलकर रहते हैं, सब लोग कुछ कुछ ऑक्यूपेशनल हायरार्की के बेसिस पे हमने कास्ट सिस्टम बनाया था, तो वो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया, ठीक है? इससे क्या है? कास्ट ऑपरेशन भी हो रहा है, हमने ये सोच के तो कोई चीज़ नहीं बनाया था, पर ये उसका लेटेंट फंक्शन है, मतलब हिडन फंक्शन है, ठीक है? तो ये अनइंटेंडेड होते हैं, और ये मैनिफेस्ट फंक्शंस जो होते हैं वो इंटेंडेड होते हैं, या फिर जो आप सोच के करते हैं, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटेंट फंक्शंस आर। तो देखो मैंने बताया लेटेंट फंक्शंस क्या होते हैं, अनइंटेंडेड होते हैं, ठीक है, हिडन होते हैं जो भी। तो ये आपके हो गए हैं 25 क्वेश्चंस। तो चलो अब क्या है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे आपके, उसमें हम इसके आगे के कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग गाइस, ठीक है? टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर आप ना जनरल अवेयरनेस वाला जो है आपका अच्छा नहीं कर पा रहे, मान लीजिए, देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस अब क्या पढ़ेंगे क्या नहीं आएगा आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं, पर अगर आप सोशियोलॉजी का पेपर अच्छा कर देते, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसका, तो आपका टोटल कितने हो गए? 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 200 मतलब 200 के आपके सोशियोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। और अगर आप आउट ऑफ 200 में अच्छा खासा नंबर ले आते हैं, तो ठीक है, मतलब आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने का ऐसा कुछ ज़रूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है? तो लेट अभी के लिए बाय बाय, विल मीट सून, बाय बाय।